Namaskar. I welcome you all in our today's session of political theory. And the topic of today's discussion is the traditional approach of the political science. But we will be discussing the part 2 of traditional approach of political science, as we all know that we have already discussed traditional approach in part 1. So I had divided the whole session into two parts to make it very much feasible. Had I given all the contents in the same lecture, the contents or session would have been very much messy. So, in this session, I will be discussing the traditional approach to political science. But the main thing is, which I want you to know, that in this session, we'll be discussing the criticism of the traditional approach, which have been given by various political analysts. Now, we will start the session within couple of minutes. I request you all to please pay attention towards my words, because the session is uh, very important, and as well as many times it has been asked in the examinations that what are the criticism of the political science. So I will go one by one all the headings, and in case you find any problem, please लेट मी नो. ओके. सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अप्रोच रहा हमारा, चाहे हमने बात करी थी आपकी बिहेवियरल अप्रोच की, तो हमने देखा कि दो द अप्रोच हैज बीन एक्सेप्टेड, यू नो, एंड वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी पॉलिटिकल एनालिस्ट. नाउ, as far as the traditional approach of the political science is concerned, number one is lack of empirical rigor. Friends, I again would like to emphasize very much over here. We are discussing about the criticism of the traditional approach. Okay, please do not get confused. So the first one is lack of empirical rigor. So critics argue that the traditional approach lacks empirical rigor and relies too heavily on normative and philosophical speculation rather than systematic data driven research. तो सीधी सी बात है फ्रेंड, एज आई डू ऑलवेज वेन एवर आई गो थ्रू एनी लाइन्स, आई मेक इट वेरी मच क्लियर फॉर यू पीपल. आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंटेंट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स सो दैट द concept or topic could have been very much feasible for you people. So एक चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो इसका एम्पिरिकल रिगर है, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा, ट्रेडिशनल अप्रोच ने बहुत ज्यादा किस पे जोड़ दिया, नॉर्मेटिव या फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पर जोड़ दिया है. ठीक है. जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका आधार दार्शनिक है, वो बहुत ज्यादा चिंतन मनन तर्क के आधार पर समस्याओं का समाधान करते हैं. और नॉर्मेटिव अप्रोच पे ठीक है वो फोकस कर रहे हैं, बट एम्पिरिकल अप्रोच का लैक है, उसको वो इग्नोर करते हैं, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है. डेटा एनालिसिस की बात हम करें, या फिर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन की, मैं बात करूं इसमें इवैल्यूएशन की बात करूं, जनरलाइजेशन की बात करूं, तो इस चीज का लैक है किसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच में. तो यहाँ ये बात देखने को मिलती है. बहुत अच्छा इसका आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट कह लीजिए, आप इसको मेजर क्रिटिसिज्म कह लीजिए ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच का, कि दे वेरी मच एम्फसाइजेस ऑन दी काइंड ऑफ नॉर्मेटिव काइंड ऑफ थिंग्स या फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, फिलोसफिकल बेस पे उनका बहुत ज्यादा जोर है, ना कि एम्पिरिकल पे. ठीक है. साइंटिफिक स्टडी पे उनका ध्यान नहीं गया है. दूसरा, अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव फोकस, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है फ्रेंड्स, उसका बहुत ज्यादा फोकस रहा है, हालांकि होना चाहिए, बट देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ एक्सेसिवनेस. तो हिस्टोरिकल ठीक है, बहुत दे एम्फसाइज ऑन हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस व्हिच कैन लीड टू अ स्टैटिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेनन, इग्नोरिंग डायनेमिक एंड कंटेम्पररी इश्यूज एंड ट्रेंड्स. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जब भी कोई उनके सामने समस्या आती थी, कुछ इश्यूज अराइज होते थे, तो उसका समाधान वो उन बेसिस पे करते थे जो या उनसे जो मिलती जुलती घटनाएं हैं या इवेंट्स है जो उनके पास्ट में हो चुके हैं. हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री के इवेंट्स को स्टडी कर कर वो वर्तमान जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं या समाज से जुड़ी जो समस्या है उसका वो समाधान करते थे. बहुत ज्यादा फोकस उन्होंने किया है हिस्ट्री पर.
और एक डिस्क्रिप्टिव फोकस है यहाँ पर। मैं पहले बोला वर्णनात्मक बहुत ज्यादा उन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि इनकी जो स्टडी है वो एम्पिरिकल नहीं है, वो जो डेटा है वो ऑब्जर्वर पे बेस्ड नहीं है, फैक्ट्स पे वो बातें नहीं करते हैं, उसका कुछ साइंटिफिक बेस्ड नहीं है। So they too much focuses on the historical and descriptive aspects. Now number three is limited scope. Now, as far as traditional approach of the political science is concerned, I would like to make it very much clear for you people that the focus on institutions and formal structures can overlook the role of informal processes, political behavior, and the influence of non-state actors such as interest groups and social movements. कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, तो इन्होंने इतना ज्यादा फोकस किया है फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पर या दार्शनिक आधार पर कि इसका जो स्कोप है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, कैसे लिमिटेड हो जाता है? क्योंकि इसके जो प्राप्त जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, और जनरलाइजेशन एक बहुत बड़ी विशेषता है एम्पिरिकल डेटा या एम्पिरिकल रिसर्च की। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस गेट्स नैरोड, और ये लिमिटेड स्कोप हो जाता है इस तरीके से जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। नाउ एथोनोसेंट्रिज्म, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, बिकॉज आई थिंक दैट few of you people might be knowing what is एथोनोसेंट्रिज्म। इससे पहले कि मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के फिर आगे आपको बताता हूं, या मैं चलिए मैं पहले आपको बता ही देता हूं एथोसेंट्रिज्म है क्या। बेसिकली एथोसेंट्रिज्म के अंतर्गत कोई स्टेट होता है या कोई कंट्री होती है, वो क्या करते हैं, अपने आप को कल्चर, अपने खान पान, अपने पहनावे में, रीति रिवाजों में, यू नो अपनी संस्कृति आदि में अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, अपने कल्चर को। और दूसरी कंट्रीज या दूसरे नेशन की मैं बात करूं, उनकी कल्चर या उनका जो खान पान, पहनावा, बोल चाल, जो तरीका है, उनका जो कल्चर है, उसको थोड़ा सा यू नो इग्नोर करती है, या उसको आप ये कह लीजिएगा कि अ, अपने से कम आंकती है, और अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, और अपने कल्चर्स को बेस्ट समझती है, और दूसरे को दरकिनार करती है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं। तो वो जो चीजें बड़े सिंपल वर्ड में मैंने आपको क्या नाम है एक्सप्लेन किया है, तो सेंट्रिज्म के नाम से जाना जाता है। और वेल फ्रेंड्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी मच क्लियर, rather I would say that you have to keep this thing in your mind. Many times the question you know has been asked ki who invented the term, या who coined the term ethnocentrism sorry। तो एथोनोसेंट्रिज्म का जो टर्म क्वाइन किया था, वो किया था, उसका नाम प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। ही वाज WM सुमनेर। ओके, WM सुमनेर, या आप अगर इफ एनीवन आस्क यू द फुल नेम, ये तो एब्रीवेशन हो गया, तो यू कैन से दैट विलियम ग्राहम सुमनेर। तो विलियम ग्राहम सुमनेर थे जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया। अब वो आगे कहता क्या है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी criticism of the traditional approach। तो traditional political science has been often criticized for its Western centric perspective, emphasizing Western political thought and institutions while neglecting non-Western political systems and ideas। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा emphasize किया जाना वेस्टर्न कल्चर पर, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स पर, वेस्टर्न सेंट्रिक पर्सपेक्टिव रहा है इनका, बहुत ज्यादा emphasize किया, और जो दूसरे कहूंगा मैं जो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम या उनके जो कल्चर या उनके आइडियाज जो थे, उनको इन्होंने इग्नोर किया। तो बहुत ज्यादा मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें कि डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, ठीक है, बिटवीन देयर ओन वेस्टर्न सेंट्रिक पर्सपेक्टिव एंड द अदर नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल या कह लीजिएगा नेशंस पर्सपेक्टिव। तो ओके, आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज नॉर्मेटिव बायस। अब सीधी सी बात है, देखिए पॉलिटिकल साइंस जब से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये टर्म्स आपको बिठाने हैं अपने दिमाग में, क्योंकि इनसे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इवन इफ यू अपेयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड कि फॉर एग्जांपल नॉर्मेटिव क्या है, एम्पिरिकल क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फिलोसफिकल बेस क्या है, वैल्यूज एथिक्स का क्या मतलब है, एनालिसिस क्या है, जनरलाइजेशन क्या है। तो ये चीज मैं आपको बार बार एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्मेटिव बायस की अगर मैं बात करूं, तो द नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन कैन इंट्रोड्यूस बायस as scholars may evaluate political system based on subjective ideals rather than objective analysis. This can lead to perspective rather than descriptive conclusions।
एक बात समझिएगा कि इन्होंने, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो रहा पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का, इतना ज्यादा इन्होंने मतलब अपने आइडियाज, मूल्यों, या मैं बात करूं नैतिकता पर जोर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस का इन्फ्लुएंस आया है इस अप्रोच पर। और यहाँ पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती है। रादर अगर हम बात करें, हम रिसर्च वगैरह की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी शुड बी देयर, यू नो, नॉट सब्जेक्टिविटी। क्योंकि सब्जेक्टिविटी का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा है तो उसका जो रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इतने वैलिड नहीं होंगे। तो इस अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का अप्रोच है, उसमें एक बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये नॉर्मेटिव बायस को बहुत ज्यादा या अकरेंस है या सपोर्ट करता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। रादर ये चीज नहीं होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए उधर। और आगे वो कहता भी है कि दिस कैन लीड टू पर्सपेक्टिव रादर देन डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी कोई हम बात करें, कभी भी कोई समस्याओं का समाधान करें, कभी भी किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें हम, तो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड ऑब्जेक्टिविटी मस्ट बी देयर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी की बात करूं, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी में और अदर रिसर्च में, इवन कुछ सब्जेक्ट हमारे पास जैसे इवैल्यूएशन मेजरमेंट है, बहुत पूछा जाता है। जहां पर किसी रिसर्च में रिसर्च करता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है उसकी खुद का माइंडसेट या उसका खुद का सोच विचारधारा की मैं बात करूं, यू नो उसका फर्क पड़ता है उसके डिसीजन मेकिंग पावर में, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है नेचर में। और जहां पर अगर किसी रिसर्च में या इवेल्युएशन प्रोसेस में, जैसे हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी यू नो चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा रोज प्यारी ही क्यों ना छू रहा हो, लेकिन जो कॉपी में लिखा हम उतने नंबर देते हैं। यानी कि हमारी जो एक सोच है, हमारा जो रिलेशन है, जो हमारी विचारधारा है, द वे वी थिंक, द वे वी परसीव एनीथिंग, उसका फर्क नहीं पड़ता इवेल्युएशन में, रिसर्च के कंक्लूजन में। तो हम कहेंगे कि वो जो रिसर्च है या कंक्लूजन की मैं बात करूं या फिर इवेल्युएशन की बात करूं, प्योरली ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उसमें रिसर्चर का या शोधकर्ता का विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा। आई एम श्योर दैट यू वुड गॉट माय पॉइंट एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू नो कि many time it has been asked the difference between subjectivity and objectivity. Okay, so now we move to our next I would say heading of criticism. ठीक है, because we are discussing about the traditional approach of the political science. So seventh or next heading says lack of predictive power. ओके, लैक ऑफ प्रेडिक्टिव पावर। प्रेडिक्टिव पावर का तो सभी को पता ही होगा। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। आपके घर में हम, आपकी मम्मा पापा, बजट बनाने के समय या कुछ चीज की प्लानिंग के समय, या जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम प्रिडिक्शंस पहले से हमारे पास होता है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो वो या तो आती ही नहीं है या कम हो जाती है थोड़ा सा, यू नो हम पे कह लीजिए कि एकदम से कहते हैं ना कि भाई एकदम से प्रॉब्लम्स को हमें फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिचुएशन को हमने प्रेडिक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी बना ली है। अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें लैक ऑफ प्रेडिक्टिव पावर का मतलब क्या है? बिकॉज आगे इस कहता है कि बिकॉज इट इज मोर कंसर्न्ड विद व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, बिकॉज इट इज मोर कंसर्न्ड विद व्हाट ought to be rather than what is the traditional approach. I will once again read it out for you people. Please pay attention. Because it is more concerned with what ought to be का मतलब है should be. Okay, with what ought to be rather than what is. आगे, the traditional approach may lack the ability to predict political behavior and outcomes of effectively. और यही हुआ था, आपको पता है, जब ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हमारा बिहेवियरल अप्रोच अप्रोच आया था। और मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें सोसाइटी में उस समय बहुत सारी सी प्रॉब्लम चल रही थी। यू नो आपको पहले से पता है कि श्वेत अश्वेत, स्त्री या वुमेन एम्पावरमेंट राइट्स की बात भी हो रही थी उसमें, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उसमें व्याप्त था, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसका समाधान पॉलिटिकल साइंस के पास नहीं था। उसका कारण यही था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था पूरी तरह वो फिलोसफिकल बेसिस पे या उसका नॉर्मेटिव स्वरूप था, नॉर्मेटिव अप्रोच पर वो डिपेंड था। तो उससे क्या हुआ, जो समस्याएं आने वाली समस्याएं को उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, और बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का, उसमें प्रिडिक्टिव पावर का बहुत ज्यादा लैक है। आप भी कह लीजिए तो है नहीं है, बहुत ज्यादा लैक है। और प्रिडिक्शंस इज वेरी मच एसेंशियल, यू नो ताकि हम किसी चीज को इफेक्टिव बना सके, और हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं या तो वो
आए ना, और अगर आए भी हो तो हमारे पास उसके लिए पहले से स्ट्रेटेजीज तैयार हो, रणनीति तैयार हो। ओके, so I have explained this particular heading in a very, very simple word, and I am sure that you would have got what I want to convey to you. Now, the next heading is insufficient attention to change and innovations. तो सभी को पता है insufficient attention, इन्होंने change या innovation की बात करते हैं बच्चों। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चीज में इनोवेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग इन एजुकेशन। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द इनोवेशंस, कि इनोवेशंस होने चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, फिर नवीनता लानी चाहिए, चेंज परिवर्तन संसार का नियम है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स साइंस में नॉट एडिकली address the rapid changes and innovations in political processes and technologies such as the impact of digital media and globalization on politics। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कहता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, चूंकि ये पुरातन या एंशियंट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है जहां तक पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन की बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, और इसके समर्थक की आप बात करें, अरिस्टोटल है, सुकरात है, प्लेटो है, फेमस है, ये लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। अब इसकी जो जहां तक क्रिटिसिज्म का सवाल है, वो क्या कह रहा है कि जो ये अप्रोच है था ट्रेडिशनल अप्रोच, इसने जो किया किया इनोवेशंस को, चेंजेस को, और जो समाज में परिवर्तन हो रहे थे, जो मीडिया का इम्पैक्ट था, या फिर जैसे मैं कहूँ ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उस चीज की जो बात थी, पॉलिटिक्स ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन, उस चीज को उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान में रखा। तो अपने आप में एक एडेप्टेशन भी होता है कि वी आर सपोज टू अडेप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड या द थिंग्स सर्कमस्टेंसेस की मैं बात करूं, परिस्थिति की बात करूं, जो चेंज हो रहा है तो उसको अपने अनुसार परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, तो अपने आप को अडेप्ट कर लेना है, या परिस्थिति को बदल देना, या अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। लेकिन ये हार्डली कोई ये पाता है कि हम आप सामने की परिस्थिति सिचुएशन को बदल दे। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि हमें अपने आप को बदलती परिस्थिति के अनुसार चेंज करना पड़ता है, दैट इज अडेप्टेशन। तो वो चीज वो यहाँ पर इस चीज का लैक रहा, वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं कर पाया। तो इसी तरह कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज को बताया कि हाँ, ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। नाउ इफ आई मूव टू आवर नेक्स्ट, आई वुड से heading of the criticism of the traditional approach of the political science discipline, which is limited methodological diversity। तो लिमिटेड मेथोडोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत ये क्या कहते हैं, says कि critics argue that the reliance on qualitative methods and textual analysis can limit the methodological diversity and robustness of research findings। चूंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का, इसने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया किस पर, फिलोसफिकल बेसिस पे किया उन्होंने, और वही लिमिटेड मेथोडोलॉजीज पर इन्होंने काम किया, और उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी। मेथोडोलॉजिकल की जहां तक पता है, मेथड्स की बात करूं, विभिन्न स्टडीज की बात करूं, विभिन्न अप्रोचेस की बात करूं, तो उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब विभिन्नताएं नहीं थी। वो लिमिटेड उनके पास स्ट्रेटेजीज थे या मेथोडोलॉजीज थी, उसी पे वो काम करते थे। तो लिमिटेड मेथोडोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज आल्सो, आप कह सकते हो कि अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिकल सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि डाइवर्सिटी मस्ट बी देयर। समस्याओं की विभिन्न प्रारूप अलग अलग होते हैं, समस्या विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ समस्याएं स्टेट से जुड़ी हुई है, कुछ समस्याएं इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई है, कुछ वहां निवास करने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। तो उनके लिए अलग अलग मेथोडोलॉजीज का यूज किया जाना बहुत ज्यादा अहम है, आवश्यक है, तभी एक पॉलिटिकल साइंस में हम क्वालिटी ला सकते हैं, या इसको हम एम्पिरिकल बना सकते हैं। तो ये भी एक मेजर इसका क्रिटिसिज्म रहा। Now I will move to our next heading, which is inadequate addressing of real world problem। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ inadequate, इसका मतलब क्या होता है, insufficient। There are so many words, मैंने आपसे बताया यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर मैं उसका सिनोनिम्स बोलूं, inadequate का मतलब होता है insufficient, which is not sufficient, अपर्याप्त हिंदी में बोलेंगे इसको। तो inadequate addressing of real world problems, सीधी सी बात है बच्चों, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी जब हम बात कर रहे थे विभिन्न अप्रोचेस की या बिहेवियरल अप्रोचेस की। तो सीधी सी बात, आप एक बात जान लीजिएगा कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, उनका समाधान आवश्यक है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, तो ये उस समय की उस कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स रही उसको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर पाया, और अपने आप को कह लूंगा हेल्पलेस भी एक तरीके से मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। द फोकस ऑन थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस में रिजल्ट इन अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम
practical real world political problems and policy making process. इतना ज्यादा पॉलिटिकल साइंस को फिलोसफिकल बेस बना देना, नैतिकता की बातें करना, मूल्यों की बातें करना, तर्क वितर्क कुतर्क या चिंतन के आधार पर समस्या का समाधान करना, क्योंकि यूनान में उस समय होता भी ऐसे ही था। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि की बात हम करें या अरिस्टोटल प्लेटो की बात करें, तो एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन और पूर्व के में जो समस्याओं का समाधान किया उस आधार पर वर्तमान समस्या का सॉल्व किया जाना, ये सब चीजें वो करते थे। प्रिडिक्शन था नहीं, एम्पिरिकल डेटा था नहीं, तो इस चीज को उन्होंने इस पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो समस्या आई, बहुत सारी समस्याएं उस समय जो आई और जो समाज की समस्याएं थी, उस समस्याओं का वो समाधान ढूंढ नहीं सके, तो इसीलिए बोला गया इनएडिक्वेट एड्रेसिंग ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। दे फाउंड देमसेल्फ, कह लीजिएगा, हेल्पलेस एज फार एज द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी were concerned during that time. So this was also a major, I would say, criticism of traditional approach of the political science discipline. So there are 10 points of criticism as far as traditional approach of political science discipline is concerned. I have gone through the entire contents, I have gone through the entire points, and as you as you can see that I have explained all the points in a very simple words, tried to make it very much feasible, tried to make the concept very much clear for you people. Okay, now I would like to give conclusion over here. These criticisms have led to the development of alternative approaches in political science such as behavioralism, rational choice theory, and institutionalism, sorry, which seek to address these limitations by incorporating empirical research, quantitative methods, and broader perspectives on political behavior and institutions. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म का कॉन्क्लूजन जो यहाँ पर किया गया है वही सारी बातें जो मैंने ऊपर 10 पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस की है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर दिया है। नीड नॉट टू गो दी एंटायर थिंग्स अगेन। और बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन आया है कि क्रिटिसिज्म क्या आ रहा, चाहे वो कोई सा भी अप्रोच हो, ट्रेडिशनल अप्रोच हो, बिहेवियरल अप्रोच हो, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच हो, दिमाग में रखिएगा आप इसको। जब एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको क्रिटिसिज्म भी लिखने हैं इफ यू वांट टू स्कोर गुड। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जैसे मैंने आज बात करी कि एथोसेंट्रिज्म क्या है, तो हु कॉइन्ड द टर्म, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यू सी सुमनेर, या आप इसको कह सकते हैं विलियम ग्राहम सुमनेर ने इसको इन्वेंट किया था, कॉइन किया था। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इस चीज को आप दिमाग में रखिए एंड go through the entire contents again, and you face any, if you come across any problem or anything which you want me to explain, I will explain once again. So this way we come to the end of today's session, which was about the criticism of the traditional approach of the political science discipline. We have discussed a lot, and I think that you would have enjoyed the session, and thank you very much for being part of this important discussion. And see you again. Thank you very much. See you again in our next session of political theory. Till then, bye bye. Have a nice day.